नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए ज्ञान सागर की तरफ से हिस्ट्री टॉप एमसीक्यू बाय सचिन सर। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे बीपीएससी टीआरई के, वो ज्ञान सागर वाली बुक से हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। और ये सभी के सभी जितने भी प्रश्न हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आने वाला है, तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए और अपनी तैयारी को जल्द कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपका एग्जाम जनवरी या फरवरी में हो सकता है। याद रखेंगे, जनवरी या तो फर्स्ट वीक तक हो सकता है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि जनवरी और फरवरी के बीच में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी साथी अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपने एग्जाम से पहले क्लास को कंप्लीट कर लें। और ये हमारी क्लास वन शॉट रिवीजन के तौर पर होने वाला है, जिसमें वन शॉट के तौर पे हम आज की क्लास में लगभग 300 प्रश्न कंप्लीट करेंगे वन लाइनर के माध्यम से। तो जितने भी साथी हैं क्लास को अंत तक देखेंगे और कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ, इसके 2 पार्ट आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। टोटल हम इसमें 675 प्रश्न करेंगे, जिसमें ये आपका पार्ट 1 है और पार्ट 2 दो पार्ट में ये क्लास को करवाया जाएगा। और आप देखेंगे कि ये जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 दोनों क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। सभी साथी जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पहला पॉइंट से चल रहे हैं 1 नंबर से लेकर के हम आज की क्लास में 20 नंबर तक, और सभी मतलब कि ये जान लीजिए एक चैप्टर है, तो एक चैप्टर से 20 चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। और सभी चैप्टर में 15-15 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 20 × 15 करेंगे तो लगभग आपका 300 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके पहले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की? तो यह 1799 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए टीपू सुल्तान ने वीरगति को प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर 1799 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई, यानी कि दिमाग में आई? तो यह बूढ़ा व्यक्ति को देख करके, रोगी व्यक्ति को और मृतक और सन्यासी, इन चारों व्यक्तियों को, ये 4 दृश्यों को देखने के कारण उनकी जो भावना है यह वैराग्य में उत्पन्न हो गई। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया? तो उसका नाम था कारुआकी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीन राजवंश है मौर्य वंश। मतलब यहाँ पे ऐसे तो देखिए यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन सबसे अगर निम्नलिखित में से ये कोई क्वेश्चन रहा होगा जहाँ पे ऑप्शन में सबसे पहला मौर्यवंश होगा, तो वहां पे मौर्यवंश है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अशोक नामक शासक ने श्रीनगर की स्थापना की। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो इसका नाम था मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखेंगे किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में हुआ है। अर्थशास्त्र किसकी रचना थी? यह चाणक्य की रचना थी। चाणक्य, इसका दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। याद रखेंगे, इसका दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य के और कौन कौन से नाम थे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक नाम इसका और है, चाणक्य के 3 नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और एक आप कमेंट करके बताइएगा। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम है? पुरुषपुर की बात करेंगे तो यह पेशावर का प्राचीन नाम था पुरुषपुर। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त होता है? यह बयाना भरतपुर से सबसे बड़ा ढेर प्राप्त होता है गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेंगी के युद्ध में चोल नरेश करिकाल से पराजित होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली थी? तो वेंगी का युद्ध हुआ था और इसमें चोल नरेश करिकाल के द्वारा करिकाल से पराजित होने पर नेदुनजरेल, इनका नाम था नेदुनजेरल आदम, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी पराजित होने के बाद। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सर्वाधिक सहयोग दिया था? तो यह बड़ौदा के महाराज जो थे, इन्होंने सर्वाधिक सहयोग प्रदान किया था भीमराव अंबेडकर जी को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो यह बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। बाल गंगाधर तिलक ने ही गणपति उत्सव को प्रारंभ करवाया था। ठीक है, और साथियों किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है या किसी क्वेश्चन में त्रुटि है
तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपके एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारी ही क्लास से फंसे। पिछली क्लासों में जैसे TRE 3 एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारी क्लासेस हमारी क्लास के डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन करवाए गए थे, जो वही आपके एग्जाम में फंसे हैं। तो उम्मीद है कि इस बार हमारी क्लास से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास करवाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? एलोरा के पर्वतों को काट करके कृष्ण प्रथम के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। 15 नंबर है, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की महावीर ने। ठीक है, महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये भी याद रखिएगा, ये जरूर आपसे पूछ लेता है। तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर थे, याद रखेंगे। और इन्होंने जो है एक जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म में 5 महाधर्म है, जिनमें ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो ब्रह्मचर्य भी ये महावीर जैन धर्म के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पे दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है, चैप्टर नंबर 2 है, और इसका पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 से पहला और दूसरा क्वेश्चन है ये, किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया? दूत का नाम था हेलियोडोरस। मैं आपको इसलिए चैप्टर वाइज बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि 15 नंबर के बाद फिर से 1 नंबर स्टार्ट हो गया। ठीक है, किस विदेशी दूत ने अपने आप को भागवत घोषित किया था? हेलियोडोरस। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? जितने भी वैदिक कालीन लोग थे, इन्होंने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था, और इसके बाद फिर उन्होंने लोहे का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? यह शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। अगला प्रश्न है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो इसका नाम है गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, यह है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद आपका गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इनका नाम है संत कवि। संत कवि को ज्ञान मार्गी शाखा के जो जितने भी कवि हैं, इनको संत कवि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने जाटों का प्लेटो कहा जाता है? तो जाटों का प्लेटो के उपनाम से सूरजमल को कहा जाता है। ये सूरजमल जाट थे और इनको जाटों का प्लेटो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्मों के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति में चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो धर्म ग्रंथ थे उनमें संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ, और इसकी बात करेंगे तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन काश्मीर में हुई थी। कुंडलवन काश्मीर में इसका आयोजन हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेदांत किसे कहा गया है? वेदांत कहा गया है उपनिषदों को। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, सन 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखेंगे यह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदूशाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये उदमांडपुर या ओहिंद, उदमांडपुर या ओहिंद में इसकी राजधानी थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, मराठों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था? संभवतः इन्होंने प्राप्त किया था अहमदनगर के अबीसीनियाई मंत्री मलिक अंबर से इन्होंने कुशल प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय इतिहास में अमरम का अर्थ क्या हुआ करता था? अमरम का अर्थ होता था जागीर। क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो इन्होंने 261 ईसा पूर्व। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिएगा, 260 नहीं होगा 261 होगा। ठीक है, 261 ईसा पूर्व कलिंग ने अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ठीक है, इसका 261 ईसा पूर्व हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया? तो इसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? यह उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में लाया गया।
अगला प्रश्न है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था क्योंकि, तो इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। किसके द्वारा खरीदा गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खरीदा गया था 1000 रुपए में, 1000 दिनार में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? तो इनको मेहराबों का ज्ञान नहीं था। जितने भी हड़प्पा वासी थे इनको मेहराबों का ज्ञान नहीं था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो इनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। तो हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई है दैमाबाद में, याद रखिएगा। राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया था? तो राजगृह में महावीर स्वामी के द्वारा सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया गया? तो यह है, याद रखेंगे, यह आपको वर्षा ऋतु में सबसे अधिक निवास किया गया है, वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो इनका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? यह घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी को यति कहा गया, याद रखेंगे, यति कहा गया घर स्वामी त्यागने के बाद। क्वेश्चन नंबर 10 है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था अली गुरसास। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसास। अगला प्रश्न है, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो जैन संघ के अगला अध्यक्ष के रूप में सुधर्मन बने। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क के काल में, अभी बताया था आपको, कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? आदि जैन ग्रंथों की भाषा थी प्राकृत भाषा। क्वेश्चन है अगला, जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? यह अहिंसा है, याद रखेंगे। जैन धर्म के 5 महाव्रत थे, 5वां कौन सा था? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर स्वामी, इनके द्वारा जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य को। और अहिंसा 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाव्रत था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? यह जाबालो उपनिषद से चारों आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, 4 आश्रम है, मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन, ये आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में से 3 कुरान, हदीस एवं इजमा। 3 मतलब 4 स्रोतों में से 3 है कुरान, हदीस और इजमा। निम्नलिखित में से कौन सा चौथा स्रोत है? तो चौथा स्रोत है कयास। तो याद रखेंगे, मुस्लिम कानून के 4 स्रोत हैं, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? यह कुषाण काल में इसका निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में धन का निष्कासन का तात्पर्य है? तो धन के निष्कासन का तात्पर्य है जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में कुछ भी प्राप्त ना होना, इसे बोलते हैं धन का निष्कासन। और धन के निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? यह पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, सिंह का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? यह मोहनजोदड़ो को कहा गया है, याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो। और मृतकों का टीला कौन सी भाषा का शब्द है? अगर आपसे पूछ लेता है तो यह सिंधी भाषा का शब्द है। मैं आपको बता देता हूं, यह सिंधी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई और यह किस पुस्तक में लिखा गया है? यह इंडिया टुडे में लिखा गया था। 7वां नंबर प्रश्न है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? अनलहक घोषित करने वाले थे मंसूर हल्लाज। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? जनरल डायर को। जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि दिया गया था ब्रिटिश के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा। 9 नंबर प्रश्न है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? यह रास बिहारी बोस के द्वारा
इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई? क्वेश्चन नंबर 10 है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरबिलास सारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे सामान्यतया सारदा अधिनियम कहा जाता है, और यह क्या था? तो यह सारदा अधिनियम की बात करेंगे तो यह बाल विवाह निरोधक अधिनियम था। 1929 में आया था सारदा एक्ट, याद रखिए यह आपका बाल विवाह निरोधक अधिनियम था, सारदा अधिनियम। ठीक है, यह 1929 में आता है। अगला प्रश्न है, शिमला का सन्यासी या सेंट ऑफ शिमला के नाम से कौन विख्यात था? तो वो थे आपके A.O. ह्यूम। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती हैं? तो इसकी मुद्राएं मिट्टी से निर्मित की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने सर्वप्रथम यह समाप्त किया था? किस वायसराय ने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। किसने शुरू किया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरू किया गया। लॉर्ड लिटन ने इसको शुरू किया था और लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की बात करेंगे, नहरें के द्वारा सिंचाई की जाती थी, यह कथन सिंधु घाटी सभ्यता में एकदम से गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता में नहरें नहीं थी, यहाँ पे नगर नियोजन था, मात्र शतात्मक समाज था, यहाँ पे व्यापार होता था, कपास का व्यापार होता था, इस तरह की प्रमुख चीजें यहाँ पे व्याप्त थी, लेकिन नहरों के द्वारा सिंचाई नहीं की जाती थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की पहली फसल थी आपकी यौ, जिसको जौ के नाम से जाना गया। अब आपको आ जाइए 5वें नंबर चैप्टर पे। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के तिरत्न के बारे में क्या असत्य है? तिरत्न के बारे में स्तूप यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? तो यह महर्षि वेद व्यास के द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना की गई। तीसरा प्रश्न है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? यह कथन था लॉर्ड एल्गिन का। चौथा नंबर प्रश्न है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है? यह मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा? हेराक्लीज कहने वाले थे मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका इनकी पुस्तक का नाम था, और मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया था अपनी पुस्तक इंडिका में। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो इसका नाम है कठोपनिषद। कठोपनिषद बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। और मेरे साथियों, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या किसी क्वेश्चन का आंसर आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और आपको जो हम क्वेश्चन आपसे पूछते जा रहे हैं, अगर आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास के क्वेश्चन के आंसर जरूर देते जाइएगा, ताकि आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी। आपको आगे मैं इनकी याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को दिमाग में रख पाएंगे, ज़्यादा समय तक याद रख पाएंगे, क्वेश्चन गलत ना हो। इसके लिए 1 लाइनर क्वेश्चन लेकर के आए गए हैं, ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन हो सके। 7 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण करवाया गया? यह 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? यह राल्फ फिंच का यह कथन था। इन्होंने यही कहा था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। 9 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो यह है वज्रयान शाखा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए बेलवन एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? बेलवन और जेतवन का निर्माण यह बिंबिसार एवं जेत कुमार के द्वारा करवाया गया था। याद रखेंगे, बिंबिसार के द्वारा बेलवन और जेत कुमार के द्वारा जेतवन का निर्माण करवाया गया बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी उन्होंने शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों का उन्मूलन किया
और उसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? यह ब्राह्मणों की थी। 14 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? तो इनका नाम था गौतमी। गौतमी पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, अब आपके यहाँ पे 6वां चैप्टर शुरू हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर, विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, यह कहाँ अवस्थित है? यह आपका हम्पी कर्नाटक में स्थित है, विजय विठल मंदिर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? यह सीता अध्यक्ष के द्वारा राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एक भूमिकर, याद रखेंगे। और भूमिकर किसके द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीता अध्यक्ष के द्वारा। यह मौर्य काल में उपस्थित था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र किस व्यवसाय से संबंधित थे? यह वस्त्र उत्पादन से संबंधित है। चौथा नंबर प्रश्न है, पुस्तक किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? इनका नाम था अल बेरूनी। 5वां नंबर प्रश्न है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की थी? तो इन्होंने 1883 में अकाल संहिता को प्रचार किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? यह कृष्णदेव राय से संबंधित है अष्टदिग्गज। 7वां नंबर प्रश्न है, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? इनका नाम था बहराम जी एम मल्लवारी। 9वां नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? यह 1857 में होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 ईस्वी के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, याद रखेंगे। 1924 ईस्वी के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, यह याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गिरह महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया जाता है? यह सुधर्मन को बनाया जाता है। अभी आपको ये क्वेश्चन रिपीट होगा। 12 नंबर प्रश्न है, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है और उस गणिका का नाम क्या था? इसका नाम था सलावती। अगला प्रश्न है, 13 नंबर, दीवान ए मुस्त खराज किसने स्थापित किया था? दीवान ए मुस्त खराज यह स्थापित किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही जारी की गई। 14 नंबर प्रश्न है, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? यह वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा किया गया अबुल फजल का कत्ल। 15 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। यह 24वें तीर्थंकर थे। अब आपका 7वां चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। पहला क्वेश्चन है, वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले थे चंद्रगुप्त द्वितीय। गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ये थे आपके जयदेव। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो इनका नाम है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? यह राणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर बल्ख का युद्ध, ये आपका सुमेलित नहीं है। जहांगीर ने बल्ख का युद्ध नहीं किया था, याद रखेंगे। जहांगीर ने बल्ख का युद्ध नहीं किया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन के समर्थक थे आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 7 है, मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए थे? यह बैरकपुर के विद्रोह से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था? तो यह जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया।
9 नंबर प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ये थे एस.एन. सेन। एस.एन. सेन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे, याद रखिएगा। और साथियों, हम लोगों ने लगभग 10 मतलब कि यहाँ पे 7 चैप्टर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और लगातार हम लोग क्लास कर रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बता सकते हैं। और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? ये थे नागार्जुन। नागार्जुन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? यह षष्ठम 6ठी पीढ़ी का है। 13 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? यह राजगीर पटना में स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार यह ह्वेनसांग का स्मारक के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यह प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया, याद रखेंगे। अब आपका चैप्टर नंबर 8 है। पहला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धात्री का नाम क्या था? इनका नाम था माहम अनगा। माहम अनगा ने इनको पाला हुआ था, याद रखेंगे। मलिक अंबर कहाँ का रहने वाला था? यह अबिसिनिया का रहने वाला था मलिक अंबर। तीसरा नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ था? यह कनिष्क के शासनकाल में अश्वघोष हुए थे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है? यह राबाटक वंश से पता चलता है या राबाटक अभिलेख से पता चलता है, याद रखेंगे। राबाटक अभिलेख, ठीक है। अगला प्रश्न है, मिलिंद किस हिंद यूनानी राजा को कहा गया था? तो यह मिनांडर को कहा गया था, मिलिंद, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाणिनि के व्याकरण में उल्लिखित अग्रश्रेणीय या अगल सोई ने किससे युद्ध किया था? ये बताना है। अगल सोई की बात करेंगे तो अगल सोई ने सिकंदर से युद्ध किया था। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी का नाम था देवी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? इसका नाम था हेमू। 9 नंबर प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक कालीन के लोगों को नहीं था? वे थे आपके तंबाकू का ज्ञान नहीं था। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो वह है 16 सूत्र। 16 सूत्र वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यह है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। मैं आपको यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और इसमें 1028 सूक्त हैं। इन्हीं को मंत्र कहा जाता है। सूक्त या मंत्र इन्हीं को कहा जाता है, याद रखेंगे। 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाओं की बात करेंगे तो यहाँ पे 10,462 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 13 नंबर प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 14 नंबर प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है, याद रखेंगे। प्रश्न है आपका, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपको पहले भी बताया था, ऋग्वैदिक जो आर्य थे इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। और हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका व्यवसाय था व्यापार। 9 नंबर चैप्टर आपको शुरू हो जाता है और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? तो मौर्य साम्राज्य से बाहर था असम। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? इनका सबसे छोटा अभिलेख है रोमेनदेई। तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, इसे दास राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? यह परुषणी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है? तो यह बराबर की पहाड़ियों पर सबसे प्राचीन गुफा पाई जाती है और बराबर की गुफाओं को आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दिया गया था अशोक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था? तो यह अर्थशास्त्र में किया गया। अभी आपको ये क्वेश्चन रिपीट करवाया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक के अभिलेखों में सबसे लंबा स्तंभ लेख निम्न में से कौन सा था? यह 7वां स्तंभ लेख था जो कि सबसे लंबा था। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। याद रखें, गूढ़ पुरुष। भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला? तो भूमिदान का प्रथम उल्लेख मिलता है सातवाहनों के समय में। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सातवाहन वंश बहुत शक्तिशाली वंश था सातवाहन, और इसके बारे में बताइएगा कि इसके संस्थापक कौन थे और सातवाहन का सबसे प्रतापी शासक कौन था, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसने बनाया था? यह प्रतिष्ठान, इसी को पैठन कहते हैं। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? तो इन्होंने अपना शासन महाराष्ट्र से शुरू किया था। और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया, कोई बात नहीं। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। और कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासकों ने दोगुना करवाया? तो यह शुंग वंश के शासकों के द्वारा इसको दोगुना करवाया गया था। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? तो यह हिंद यवन शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो यह शक राजा रुद्रदामन के द्वारा जारी किया गया था संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 1 है और ये आपका 10वां चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? यह सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी है। दूसरा प्रश्न है, उसमें उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? यह केकय के शासक थे। याद रखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न, वैदिक नदी कुंभा काबुल नदी इसका स्थान कहाँ है, कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यह अफगानिस्तान में है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यह अतरंजी खेड़ा से इसके प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर सामवेद का संकलन आधारित है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत ये संबंधित है मीमांसा से। 7वां नंबर क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता यह चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता। 8वां नंबर प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? यह यजुर्वेद से हमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। 9 नंबर प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? लोकप्रिय शासन प्रणाली को गणतंत्र कहा जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन आरंभिक विचारधारा है। याद रखेंगे। दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? यह थी लुहार या लुहारगिरी। यह आर्यों के द्वारा प्रचलन में नहीं लाई गई थी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार देख लीजिएगा। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्य शब्द इंगित करता है? यह नर जाति समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द नर जाति समूह को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? अभी आपको बताया था ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ठीक है। और कितने सूक्त हैं? अगर आपसे अभी पूछ ले कितने सूत्र हैं तो 1028 सूत्र हैं। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में कौन सा शामिल नहीं है? यह भागवत ग्रंथ भागवत आपका प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे 11वां चैप्टर स्टार्ट है और पहला क्वेश्चन है,
झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? यह राजा पोरस एवं सिकंदर के मध्य होता है बितस्ता का युद्ध झेलम नदी के तट पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? यह कुषाण शासकों के द्वारा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकाल में निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो यह पुष्यगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। सुदर्शन झील से कौन कौन संबंधित थे? पुष्यगुप्त, फिर मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, और इसके बाद रुद्रदामन के जो थे रुद्रदामन, ये भी सुदर्शन झील का निर्माण में अपना योगदान करवाते हैं। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मेहरौली का लौह स्तंभ, यह स्तंभ लेख। ठीक है। छठवां नंबर प्रश्न, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया? कविराज, तो समुद्रगुप्त को गुप्त काल के जो शासक है समुद्रगुप्त, इनको कविराज कहा गया। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा गया। भारत का नेपोलियन। ठीक है। भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसको दी गई है? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है, दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम कब हुई थी? यह गुप्त काल में हुई थी, याद रखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ये बताना है। तो यह जो है बोध गया से मांगी थी, बोध गया। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों का उन्मूलन करने पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 10वां नंबर क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? इसको दीनार कहा जाता था, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को। 11 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल के जनपदों की सूची में प्रथम जनपद का सम्मान निम्न में से किसे दिया गया था? यह प्रयाग को दिया गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, हरिश्रेण के शासक का दरबारी कवि था? तो हरिश्रेण यह समुद्रगुप्त शासक का दरबारी कवि था। हरिश्रेण के शासक का दरबारी कवि था, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिश्रेण। 13 नंबर क्वेश्चन है, सारनाथ के घमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यह गुप्त काल में घमेक स्तूप का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यह अभिज्ञान शकुंतलम। यह यूरोपीय भाषा में अनुवादित पहला भारतीय ग्रंथ था। और यह अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास। यह कालिदास के द्वारा लिखा गया था। और कालिदास किसके दरबार में थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में थे कालिदास, याद रखेंगे, चंद्रगुप्त सेकेंड। सती प्रथा, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यह मिलता है ऐरण अभिलेख में। ऐरण अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है ऐरण अभिलेख में। ठीक है। 12 नंबर चैप्टर है, 12वां चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम से या विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? यह गाय का प्रयोग किया जाता था विनिमय के माध्यम के रूप में। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वैदिक युगीन पारुष्णी का महत्व क्यों है? तो पारुष्णी का महत्व है 10 राग युद्ध के कारण। यहाँ पे 10 राजाओं का एक साथ युद्ध हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, याद रखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी सरस्वती नदी। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? यह 2,75,170 बार जन और विष का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 6वां नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो यह थी विदथ। विदथ सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। 7वां नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? यह शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। 8वां क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ था श्रेष्ठ या कुलीन। 9 नंबर क्वेश्चन है, बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक के द्वारा कटवा दिया गया था? यह गौड़ के राजा शशांक के द्वारा बोधि वृक्ष को कटवा दिया गया था। 10वां क्वेश्चन है, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? वह थी भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध की प्रतिमा को पहली बार पूजा गया था, तो ये मानव प्रतिमा थी।
11वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य किन स्थानों पर की गई थी? उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ थे यह गंगा के उत्तरी मैदान में किए गए थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये इसका उल्लेख जो है यह अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में आपको जादू टोना वशीकरण इस सब के बारे में जानकारी मिलती है और यह सब जो अथर्ववेद में है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया था। 14 नंबर प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में से किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है? यह संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ में। 5वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति। प्रजापति महत्वपूर्ण देवता के रूप में जाने जाते थे, देख सकते हैं प्रजापति। 13वां चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो आपको बताया था गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, टोटल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, टोटल 10 मंडल हैं जिसमें 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। दूसरा क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा गया। अगला प्रश्न यहाँ पे, राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ था? यह उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र एवं राजा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? यह मध्य एशिया में बैक्ट्रिया से आए थे, यह सर्वाधिक मान्य मत था। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? तो यह श्रीमद् भागवत गीता। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ? यह व्यापारी वर्ग में सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था। 7वां नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह विभाजित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई, इसमें यह गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता किसने कहा था? यह वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष या भारतीय अशांति का जनक कहा गया था, वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आजाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? तो यह थे कैप्टन मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऋग्वेद में निष्क शब्द का प्रयोग किस आभूषण के लिए किया गया था? तो यह गले का हार, जो सोने के आभूषण थे गले के हार, इनके लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, अथर्ववेद में किन 2 संस्थाओं को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था? सभा एवं समिति को। 13 नंबर क्वेश्चन है, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में वर्णित नाम चंद्रश्री यानी कि चंद्रश्री के रूप में किस राजा की पहचान की गई? यह चंद्रगुप्त की पहचान की गई है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? तो असम प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था। 15 नंबर क्वेश्चन है, अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से किसमें मिलता है? भगवत गीता में। 14वां चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है, तमिल राष्ट्र में दुर्गा का तादात्म्य तमिल देवी कोरवई से किया गया, वे किस तत्व की तमिल देवी थी? यह युद्ध और विजय की देवी थी, याद रखेंगे, कोरवई युद्ध और विजय की देवी थी। दूसरा क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय शासक जिसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्कों का प्रसारण किया और उसका संबंध किस साम्राज्य से था? यह कुषाण साम्राज्य से था और इन्होंने अपनी जो मुद्रा प्रणाली है रोमन मुद्रा प्रणाली के रूप अपने सिक्कों का प्रसारण किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? यह मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद नगर की स्थापना होती है। चौथा क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? बहमनी साम्राज्य में प्रांतों को तराफ या अतराफ कहा जाता था। पांचवा क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता कौन था? जाट विद्रोह के नेता थे जमींदार गोकुल सिंह। 6वां नंबर क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, अभी इसके बारे में आपको बताया। 7वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो इनकी आर्यों की भाषा थी संस्कृत भाषा।
8वां क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? यह पितृ सत्तात्मक था। हड़प्पा कालीन सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? वहां पे मातृ सत्तात्मक था। धीरे धीरे मातृ सत्तात्मक से पितृ सत्तात्मक की ओर परिवर्तन होता रहा। 9 नंबर क्वेश्चन है बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के तट पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है पूर्णिमा की रात के बारे में कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण है? तो पूर्णिमा की रात को ही बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, यानी कि पूर्णिमा के दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 11 नंबर क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या असत्य है? यह पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, यह असत्य है। ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। 12वां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ था? अभिधम्म पिटक। 13वां क्वेश्चन है बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती। और पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश बुद्ध के द्वारा दिया गया था सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 14 है शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी निम्न में से किसमें मिलती है? तो यह सिंधु सभ्यता से मिलती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है राजा राम मोहन राय के प्रथम शिष्य जिन्होंने उनके मरणोपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व तो संभाला, वह कौन था? वो थे आपके रामचंद्र विद्यावागीश और इन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला था। अब आपका चैप्टर नंबर 15 है। पहला क्वेश्चन है वह राष्ट्रकूट शासक कौन था जिसकी तुलना उदार तथा विद्वानों के संरक्षक के रूप में विख्यात राजा विक्रमादित्य से की गई? वो थे अमोघवर्ष। भावी बुद्ध की किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई थी? यह मैत्रेय रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई। क्वेश्चन नंबर 3 है कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया? तो यह पाणिनि के काल में वासुदेव इनका नाम प्रचलन में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया था? यह जहांगीर के शासनकाल में आना सिक्के का प्रचलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? यह गुप्त शासकों के संरक्षण में। 6वां नंबर क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? टोटल 24 में कौन थे? महावीर स्वामी। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा? वो थे अकबर द्वितीय। 8वां है वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह सर सैयद अहमद खान ने। 9वां क्वेश्चन है महाभारत में माद्री देवकी भद्रा रोहिणी और मदिरा आदि स्त्रियों का वर्णन किस संदर्भ में किया गया था? यह पति के साथ सती होने के संदर्भ में किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है अशोक के कुल कितने गुहालेख अब तक मिले हैं? तो यह 3 गुहालेख अब तक मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य से और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन कहाँ किया गया था? तो यह थॉमसन ने किया था, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से ऋग्वेद की नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में का सूचक है? कुबा, काबुल और क्रम कुर्रम, इन दोनों नदियों का उल्लेख है अफगानिस्तान के साथ। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ था? तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है माउंट आबू का जैन मंदिर किससे बना था? यह संगमरमर से बना था माउंट आबू का जैन मंदिर। अगला प्रश्न 15 है यापनीय किसका संप्रदाय था? यापनीय किसका संप्रदाय था? यह जैन धर्म का संप्रदाय था। अब आपका 16वां चैप्टर स्टार्ट होता है और साथियों एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, जितने भी साथी हैं क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी साथी, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र नामक देवता जो है इनके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? यह ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा सद्गमय। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा आर्य भारत में बाहर से आए वे सर्वप्रथम किस स्थान पर बसे थे? सबसे पहले पंजाब में बसे थे। चौथा नंबर क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे उलूक कणाद। 5वां नंबर क्वेश्चन है गोत्र व्यवस्था, यहाँ पे कणाद है, याद रखेंगे। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? यह उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। 6वां नंबर क्वेश्चन है किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? यह गोंदोफेरस के समय में। अगला प्रश्न 7वाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? इनकी राजकीय भाषा थी प्राकृत। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रे चलाई थी? यह कुजूल कैडफिसेस नाम था इनका, कैडफिसेस द्वितीय, इसी को कुजूल कैडफिसेस या कैडफिसेस
द्वितीय कहा जाता है और इनके द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई। 9वां नंबर क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? कुषाणों ने। 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? यह कुषाणों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने कनिष्क की राजसभा को सुशोभित नहीं किया? तो यह वसुबंधु। वसुबंधु कनिष्क के शासनकाल में नहीं थे, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? यह तमिलों एवं चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? यह कुषाणों का कुषाण, जितने भी कुषाण शासक थे, इनका रेशम मार्ग पर अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? यह धर्मशास्त्र के काल में अछूत शब्द, जो स्पष्ट रूप से अछूत की अवधारणा है, यह उदित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से किसे जाना जाता था? यह स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 नहीं, ये आपका चैप्टर नंबर 17 है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? अंशतः गद्य रूप में रचित है यजुर्वेद। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो यह मध्य एशिया से आए थे। यह आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यह अथर्ववेद में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा था? यह शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का मुख्य कारण था? यह आंदोलन का हिंसात्मक हो जाना। 6वां नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में यौ किसे कहा जाता था? यौ जौ को कहा जाता था, यौ। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ये मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम मानी जाती है। 8वां क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? यह पुष्य भूति वर्धन के द्वारा वर्धन वंश की स्थापना की गई। 9 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? तो यह प्रयाग इलाहाबाद में करता था आयोजन। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कदम्ब राज्य के संस्थापक मयूर दर्शन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? वैजयंती या वनवासी को। 11वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? यह सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया। 12वां नंबर क्वेश्चन है, संगम युगीन किस चेर शासक ने पत्नी पूजा या कर्णगी पूजा प्रथा को प्रारंभ करवाया? यह था सेन गुट्टवन। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो इनका नाम है पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 14 है, संगम युगीन अंत्येष्टि संबंधी कथन में कौन सा असत्य है? यह है पक्षियों व जानवरों के लिए खुला छोड़ देना, यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसे आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है? तो ये रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ के 18 नहीं, क्वेश्चन यहाँ चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने किस क्लब की सदस्यता प्राप्त कर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था? यह है जैकोबियन क्लब। टीपू सुल्तान के द्वारा जैकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण की गई और इसके बाद श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। क्वेश्चन नंबर 2, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की किस नीति को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है? तो अनिष्टों का अनिष्ट भारत से धन निष्कासन की नीति को कहा है। धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब तक सिंधु सभ्यता में कुल कितनी फसलों के उगाए जाने का संकेत मिल चुका है? अब तक कुल कितनी फसलों के उगाए जाने का संकेत मिल चुका है? 9 फसलें। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? यह रंगपुर गुजरात में से मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन बेमेल है? तो स्मृतियां। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय इतिहास में सूर्यकोटदा किस लिए प्रसिद्ध था? तो घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए और मनके कारखाना। मनके अर्थात मोतियों, जो माला है, मालाओं में मोतियों से मालाएं बनती हैं, तो मनके के कारखाने के लिए यह आपका सूर्यकोटदा प्रसिद्ध था, ये भी याद रखेंगे। 7वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह मेहरगढ़ी से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़। 8वां क्वेश्चन है, अमरकोश में कुल कितने प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है? 12 प्रकार के। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मजदूरों के असंतोष की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम कहाँ के मजदूरों की हड़ताल के रूप में देखने को मिलती है? तो यह नागपुर।
मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी थी? यह थी अन्नागार। 11 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो यह मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? यह था सांड। 13 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यह कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? नगर नियोजन यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता है जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है? तो यह है इंद्र। चैप्टर नंबर 19, पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? यह शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था, अब्दुल हमीद लाहौरी। दूसरा क्वेश्चन है, धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 में होता है और धर्मट का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था? यह औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य धर्मट का युद्ध 1658 ईस्वी में लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को। चौथा क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? यह शेर शाह के द्वारा बनवाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का। छठवां क्वेश्चन है, मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हारम दल की सर्वप्रथम सदस्य कौन थी? वह थी महाम अनगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा? यह था बदायूनी। 8वां क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि प्रदान की थी? बीरबल को। 9 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। यह कथन किस बादशाह का था? जहांगीर का। 11वां क्वेश्चन है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, यह कथन किस बादशाह का था? तो जहांगीर, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल को ही चित्रकाल का स्वर्णिम काल माना जाता है। ठीक है, और यह जो जहांगीर था इसको चित्रकला या चित्रों से बहुत प्रेम था। 12वां क्वेश्चन है, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे यानी कि सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी अस्थियों को जला दिया? ये थे आपके राजा राम। 13वां क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? औरंगजेब को। 14 नंबर क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? वो था आपका मेवाड़ राज्य, मेवाड़। 15 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? उसे कहते थे सुमंत। सुमंत विदेशी मामले देखता था और यह अष्टप्रधान का सदस्य था और शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल था। चैप्टर नंबर 20 और आज की हमारा अंतिम चैप्टर है और इसके अलावा आगे से कल हम 21 चैप्टर से कंप्लीट करेंगे। तो आपका 20वां चैप्टर है, गुप्त काल का सर्वप्रमुख गणितज्ञ एवं खगोलविद निम्न में से कौन था? तो वह था आपका आर्यभट्ट। दूसरा क्वेश्चन है, अपने प्रशासन में पश्चिमी प्रक्रियाओं को अपनाने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? टीपू सुल्तान। तीसरा क्वेश्चन है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यह थे अनंत वर्मन चोड़गंग। चौथा क्वेश्चन है, परमार वंश के किस शासक ने कविराज की उपाधि ग्रहण की थी? वो थे आपके कविराज भोज। किस गुप्तकालीन शासक के समय में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था? महेंद्र गुप्त। चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? खजुराहो में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चिहालगानी की स्थापना की थी? याद रखिए इल्तुतमिश ने चिहालगानी की स्थापना की थी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया? वो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। 9 नंबर प्रश्न है, अकबर के स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण उपलब्धि निम्न में से कौन सी थी? यह थी फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? वह थे मोहम्मद शाह। 11वां क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? यह बंगाल में होता है सन्यासी विद्रोह। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषक विद्रोह नहीं था? तो यह मोपला का विद्रोह कृषक विद्रोह नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह सूरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मनके बनाने का कारखाना यहाँ से प्राप्त हुआ है। चूड़ी बनाने का वस्त्र कारखाना यहाँ से प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर अपने शरीर का त्याग किया था? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला ये आपका कर्नाटक में स्थित है और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने 298, याद रखेंगे 298 ईसा पूर्व, 298 बीसी या 298 ईसा पूर्व अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहन नरेश ने वेणकटक स्वामी की उपाधि ग्रहण की थी? वेणकटक स्वामी की उपाधि किस सातवाहन नरेश ने ग्रहण की थी? इसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। और साथियों, आज की क्लास यहीं पे आपकी समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई हो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी साथी, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। नोटिफिकेशन जब आपको प्राप्त होगी तो आपको क्लास करने में और भी आसानी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है। और मेरे सभी साथी टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको इस क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पीडीएफ में आपको 675 प्रश्न करवाए जाएंगे। 675 प्रश्न आपको ऐसे ही एज इट इज मिल जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।